तो अब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले इसमें वर्क है। वर्क को आप लोग 9th क्लास से डिफाइन करते हैं, है ना? क्या होता है वर्क, बताओ। वर्क होता है क्या? फिजिक्स में क्या होता है वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 9 में ही पढ़े थे ना हम लोग? यस सर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर हो तभी वर्क होता है। फोर्स लगे और फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो वर्क जीरो। जैसे मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ और ये हिल नहीं रहा है तो मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है? अच्छा, ये डेफिनेशन हमारा 9 तक था। अब बदल जाएगा थोड़ा, अब हमारा हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। ये आपका वर्क हो जाएगा। वर्क दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका डॉट कर दोगे तो वर्क आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि अगर मान लो मैं फोर्स दे देता हूँ आपको 3i + 4j + 2k और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में देता हूँ i - j + k और मैं कहता हूँ वर्क निकालूं, क्या होगा वर्क? ओरली बताओ, सिंपली देखकर। गॉड इट। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी चीज को डॉट करने से आंसर स्केलर वैल्यू आना चाहिए, उसमें i j k नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि i j k आने का मतलब वेक्टर रह जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा, बनना तो नहीं है उसको वेक्टर, ठीक है? बोलिए सही आ रही है आप लोगों को? तो वर्क क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो, वर्क क्या होगा यहाँ पे? सात्विक, हाँ जल्दी निकालो। वेक्टर डिवाइड नहीं होगा लगा मुझे। किया था सर हाँ सही। फॉर्मूले से नहीं होगा हाँ उसी से होगा, बताओ। तो उसी से तो मैं भी वही सेम आंसर बोल बारे बोल रही थी। उसमें आई जे के तो थोड़ी है, उसमें a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 था। गौरी तो आई जे के बता रही थी उसमें। आई जे के होगा। मतलब आई देख के ये होता है फॉर्मूला a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। ये होता है ना बेटा? 3 × 1 3 हो गया, 4 × -1 -4 हो गया, +2 हो गया, 5 - 4 तो 1 जूल हो गया हमारा। हाँ आई जे के नहीं लगाना, ठीक है? तो आपका वर्क निकल गया। वर्क का ये फार्मूला होता है ना? लिख लो इसको। और पंडित जी समझ आ रहा है ना? हाँ सर। चलिए, तो वर्क आ गया। अब देखिए, सपोज करिए एक ब्लॉक है, ये थोड़ा बता रहा हूँ कि 9 से थोड़ा कैसे डिफरेंट है। और ये ब्लॉक पे इधर की तरफ आपने फोर्स लगा दिया, ये मान लीजिए आपका 10 न्यूटन का है यस सर। और ब्लॉक इधर डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया ब्लॉक आपका, ठीक है? तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहाँ से यहाँ नहीं, मान लो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कह रहे हैं कितना वर्क किया। तो देखो वर्क में क्या होता है कि F.S होता है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे
तो आपने वेक्टर में पढ़ रखा है मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आपका जब इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इसके बीच का एंगल यही वाला होगा। Yes. ये एंगल क्वेश्चन में आपको दे रखा है 30 डिग्री और कह रहा है वर्क निकालिए इस फोर्स ने कितना काम किया। देखो किस फोर्स ने काम किया वो फोर्स आता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क डन बाय व्हिच फोर्स, F इज दैट फोर्स, क्योंकि इसमें अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे mg भी लग रहा है, तो मैं वर्क डन बाय F ही बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ, mg नहीं बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं बोल रहा हूँ। इस फोर्स के द्वारा कितना काम हुआ, Fs cos थीटा तो 10 इंटू कॉस 10 इंटू 1 सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 30, यस सर, तो 10 रूट 3 बाय 2, तो ये 5 रूट 3 जूल हो गया। तो इतना वर्क डन हुआ हमारा। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, वर्क इक्वल टू Fs cos थीटा। हाँ जरूर नहीं आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये एंगल यहाँ पे है तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि फोर्स पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसमें वर्क डन में, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्क डन करके। तो आपका अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एक कंपोनेंट तो इधर है और एक कंपोनेंट इधर होगा, तो कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, इसके पैरेलल डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल जो है ना वेक्टर, फोर्स वेक्टर वही वर्क कर रहा है। ये परपेंडिकुलर वाला कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि इसको यह वर्क किया क्या नहीं किया। तो याद रखना है कि पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वाला ही वेक्टर चलता है, फोर्स का वही कंपोनेंट जो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट हो, या Fs cos थीटा से हमारा काम चली जाए। अब देखो सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और नीचे mg लग रहा है और यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, यस सर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर का, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg पूछा है, आपको m दे दिया है 1 kg और g बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, सर 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 बोला मैंने के लिए, वर्क डन बाय mg बताइए। तो आपको पता है कि mg का वही कंपोनेंट काम करेगा जो इसके पैरेलल होगा, यस तो सर, mg का 2 कंपोनेंट होता है, एक तो इधर और एक इधर, तो ये वाला कंपोनेंट चलेगा, तो ये हो गया 90, ये 60, ये 30, तो mg cos 30, तो आपका क्या हो गया mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इंटू इसका cos 30, यस सर, cos 30, ठीक है। और m आपको 1 किलोग्राम दिया है, g 10 दिया है, इंटू 2 इंटू रूट 3 बाई 2, दोनों कट गया, तो 10 रूट 3 जूल हो गया, ठीक है। तो mg ने कितना काम किया मुझे मिल गया, ठीक है, वर्क डन बाय mg निकल गया। ठीक है, लिख लिया सबने।
अब हम लोगों को सपोज करो इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो कोई वर्क ही नहीं करता, क्योंकि वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल वाले फोर्स करते हैं, है ना। तो इसका तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नहीं, मतलब इसके अलावा तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं है इनका, तो जीरो हो गया वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इनटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 जीरो तो पूरा जीरो, तो नॉर्मल ने कोई काम ही नहीं किया। अब इसी क्वेश्चन में मान लो कि मैं इस सरफेस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 दे दिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ने कितना काम किया ये निकालना है हमें। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है म्यू एन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एन। अब यहाँ पे एन नहीं पता हमें, तो गौरी मुझे बताइए, गौरी बताओ एन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? फ्रिक्शन तो हाँ बेटा, वेरी गुड, एम जी साइन, क्योंकि इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेडियंट कर देंगे उसका, तो न्यू के हमारा हो गया 0.1 इंटू एम जी साइन थीटा, तो साइन 30, ये 30 था ना ये, तो उधर साइन 30 हो गया, और 0.1 इंटू एम कितना 1 kg है, जी 10 है, साइन 30 हाफ होता है, तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 न्यूटन, इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो मैं वर्क डन यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी पड़ेगी तब वर्क डन निकलेगा, ठीक है। तो नीचे मैंने निकाल लिया, थोड़ा सीक्वेंस उल्टा कर दिया। तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, सो यू हैव टू अप्लाई द फ्रिक्शन फोर्स एंड टू हाउ मच इज द displacement 2 meter and 2 meter, and what is the angle between displacement and friction force? Angle between displacement and friction force. This object from here has come to here and friction is applied in the this direction, backward direction 180. Displacement आगे हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, कितना है उसके बीच का 180, cos 180 will come here, cos 180 is -1, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये -2fs हो गया, fs तो ये 0.5 इसका -2 टाइम्स करो तो ये 1 हो गया, तो -1 जूल, ये हो गया बेटा हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अलग अलग फोर्स ने अलग अलग काम किया, नॉर्मल ने जीरो काम किया, एमजी ने कुछ काम किया है, फ्रिक्शन ने भी कुछ नेगेटिव काम किया। हाँ, मैकेनिक्स एक ही जैसा है, ट्रू, बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है तो मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक, बिकॉज ये जैसा लगना चाहिए। पूरा मैकेनिक्स में वही चीज चलती रहती है, पूरी 11th क्लास में एक ही जैसी आप लोग। सबसे लगता है सर मुझे केवल एक चैप्टर लगा हुआ है, चैप्टर 1। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़ें।
तो ये वर्क डन बाय हमने यहाँ पे देखा। अब देखो इस फॉर्मूले में थोड़ी सी और हम काम करेंगे कि रब कर दो इसको। अभी हमने पढ़ा कि वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए F हमारा फिक्स है और दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट F इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो बोलते हैं कि F अगर चेंज नहीं हो रहा है इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए तब तो ये फॉर्मूला लग गया है, लेकिन इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर F चेंज हो रहा हो तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा ना। ये फोर्स चेंज भी कर सकता है। कहाँ चेंज करता है? कोई एग्जांपल जानते हो जहाँ फोर्स चेंज करता है वो दिख रहा है आपको? विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। कोई प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल बता सकते हो आप? रॉकेट में फोर्स चेंज करता है। अच्छा, और देखो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये लेते हैं हम लोग कि ये दीवार है, ठीक है, ये फ्लोर रखा हुआ इस पे, इसको कंप्रेस कर दो। तो जब हल्का सा कंप्रेस किया फोर्स अलग लगा, अब और कंप्रेस करो फोर्स बढ़ता जाएगा, और कंप्रेस करो फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता ही जाएगा। फोर्स किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कांस्टेंट है, अगले इंस्टेंट में चेंज हो रहा है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालोगे ना तो वेरिएबल फोर्स होता है। तो अब ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बताएंगे अभी आप लोगों को, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि वेरिएबल फोर्स कुछ होता है और वो यहाँ से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स वैरी करता है कई बार हमारा। तो जब फोर्स वैरी करे तब इसके लिए क्या बनाया गया है सब्स्टिट्यूट। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि थोड़ी गणित यूज कर दिया उसने कहा कि चलो फोर्स तो वैरी कर रहा है, तो फोर्स मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है, ds के लिए फोर्स कांस्टेंट, तो F डॉट ds कर दिया। और कहा कि वर्क डन तो ये dw बोल दिया कि छोटा सा वर्क डन है, एंड वी नो दैट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने का मेथड क्या होता है? सब जोड़ दो, वेक्टर तो यूज होती नहीं उसमें। 4 + 5 + 6 - 7 क्या करेंगे? सब जोड़ देंगे अलजेब्रा के हिसाब से। तो अगर मैंने वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और मुझे वर्क डन टोटल वर्क डन चाहिए, व्हाट विल आई डू? आई विल इंटीग्रेट दिस, डिफरेंशिएट जितने भी वर्क डन आया सबको जोड़ देंगे। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, थोड़ा सा पहले हल्का सा वर्क डन आया, फिर अगले में फिर हल्का सा वर्क डन आया, फिर आया वर्क डन, उन सारे वर्क डन को जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन के कंट्री का इंटीग्रेशन करना, जोड़ना है ना। तो W is integration of dW, so it is integration of F dot ds. This is formula for variable force, और ये यहीं से निकल रहा है, आप लोग फील कर रहे होंगे, है ना। तो this is work done by variable force. Work done by variable force. वेरिएबल को तो कैलकुलेट कैसे करें? हाँ, वेरिएबल को तो कैलकुलेट कैसे करें? इंडिकेट करने का आ जाएगा। ये वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छी राइटिंग लिखो, आराम नहीं, आराम से लिखो। ठीक है, राइट गॉट इट। तो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वी विल यूज इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, if force acts in the same direction as displacement, so mathematically we say कि force is parallel to
डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि F acts in the same direction as displacement, same direction as displacement। डिस्प्लेसमेंट जिधर को हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वैसे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो उस केस में आप वर्क को सिंपली लिख सकते हो F ds, क्योंकि cos ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसको अगर आप खोलते हैं तो ये क्या होगा? F ds cos थीटा का इंटीग्रेशन। थीटा कितना हो जाएगा अगर पैरेलल हो जाए तो? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो क्या बोलेंगे? F ds सिंपली। तो अगर फोर्स हो तो पैरेलल है तो सिंपली F ds बोल देते हैं। ds जहां डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो इसको आप लोग F dx में लिखते हैं, अगर लीनियर हो रहा है x डायरेक्शन में तो dx बोल देते हैं, अदरवाइज इज सेम वन एंड द सेम थिंग। इतना जूल हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। खत्म हो गया? 2 था वहां पे, एक उधर, एक उस दूसरे डॉर में होगा। हाँ, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? मिला? हाँ वही है। ओके, अब देखो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपसे काम करवाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल फोर्स कैसे काम करता है, उस केस में काम वर्क डन कैसे निकालें। तो उसके लिए मुझे आप लोगों को पहले हुक्स लॉ समझाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स होता क्या है तो थोड़ा उसको जान लेते हैं, तब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखेंगे, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या होता है? उसने स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ बात कही। उसने कहा कि फोर्स जो होता है ना, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल टू द इलॉन्गेशन और कंप्रेशन होता है। फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। इलॉन्गेशन मतलब स्प्रिंग को आप खींच के बड़ा कर देते हो, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस कर देते हो। तो x लेंथ से अगर आपने कंप्रेस किया तो फोर्स इसी के प्रोपोर्शनल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जितना कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना कम कंप्रेस करोगे उतना कम फोर्स लगेगी। और ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट लगेगी, ठीक है। अब यहाँ ये वेक्टर साइन था, क्योंकि आप प्लस माइनस से काम कर रहे हैं, वेक्टर साइन हटा दो, L प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल की साइन क्या आता है? कांस्टेंट kx, जहां k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यूनिट डायमेंशन में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकाला था, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं सबका डायमेंशन भी देखते रहना, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k, है ना, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है कितना फोर्स लगेगा, अगर हार्ड स्प्रिंग है, किस मेटल का बना है, वो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी कैसी है उसकी। तो k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में गिवन होता है हमें। तो अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहूं तो F by x हो जाएगा, और F का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 अपॉन L तो mt-2, ठीक है। यूनिट भी लिख सकते हैं इसका, न्यूटन पर मीटर, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। ये हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट। एंड दिस इज स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स है। kx या फिर से खाली x is kx बच्चा F की वैल्यू बोले ना, F इज स्प्रिंग फोर्स। सर आप इसकी डेफिनेशन लिखवाइए। हाँ, डेफिनेशन तो बेटा किताब में अरोरा में सब लिखा ही हुआ है, कंटेंट समझ लो। बस वो स्टार्टिंग में बता दीजिए, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, ये x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
ऑब्जेक्ट। जैसे इसका मतलब ये है कि ये है, अगर यहाँ पे स्प्रिंग लगा है ये, तो स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसमें x से डिस्प्लेस कर दिया इसको हमने x से, तो फोर्स कितना लगेगा F = -kx। अच्छा, ये -kx के बारे में समझाता हूँ तुम लोगों को। देखो, अगर तुम ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे यहाँ था, नेचुरल लेंथ समझते हो ना स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ बिना कंप्रेशन और बिना इलॉन्गेशन का, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। तो ये नेचुरल लेंथ पे यहाँ था, अब इसको हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। कितना से, x से कंप्रेस किया। जब हमने कंप्रेस किया तो हमने तो इधर लगाया फोर्स, स्प्रिंग उल्टा लगाया है ना, तो स्प्रिंग फोर्स इधर हुआ, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था, इधर। स्प्रिंग को जिधर डिस्प्लेस करोगे ना उसके अपोजिट ही फोर्स लगेगा स्प्रिंग को। हम लगा रहे हैं अलग डायरेक्शन में, बट स्प्रिंग जो लगाएगा वो हमेशा उल्टा लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स इज -kx। अच्छा, मान लो यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, अब इसको आपने यहाँ पे ले आया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया आपका, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग खींचना चाहिए ना इसको पीछे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ हुआ प्लस में, तो फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ, तो अभी भी ऑपोजिट ही लग रहा है। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स हमेशा माइनस आता है, -kx। ठीक है, ये रियलाइज हो रहा है, इसको समझ के। हमारे स्कूल में बस हुक्स लॉ से ये होता है, ये समझा के कर दो। बेटा फिजिक्स मजा आना चाहिए टीचर को पहले, तो तब वो मजा दिला सकता है। मजा कौन दिला सकता है, जिसको मजा आया हो, है कि नहीं। आजकल तो मजबूरी में बनते हैं वो टीचर, मजा क्या दिलाएंगे। चलो आगे बात समझ में। अच्छा, कई बार ना इसका ग्राफ पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ मैथमेटिक्स को आती है, उसके लिए तो ग्राफ कुछ भी नहीं है। ये y एक्सिस पे ले लो, इसको x एक्सिस पे ले लो। y = -x ग्राफ कैसा बनेगा, y जैसे y = -2x ग्राफ, y = -3x ग्राफ, y = -4x ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे। इन दोनों करंट में जाएगा। 10th क्लास में ड्रॉ कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो f = -kx ग्राफ कैसा होगा, यही वाला होगा। इसमें कुछ खूबियां हैं, बताता हूं आपको। अब देखो ध्यान से कि जब आपका ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है x और ये मेरा f है, तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो मेरा f क्या है, नेगेटिव। देख लो, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो x नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव है। याद करो भाई, हाँ समझ में आ रही बात। नीचे तो नीचे ऐसे मत रहेगा। तो ये बात समझ में आई ग्राफ देखकर, ग्राफ देखकर बात समझ में आई नहीं है। मतलब अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो मुझे फोर्स नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि फोर्स y एक्सिस पे नेगेटिव जा रहा है, और x को नेगेटिव ले रहा हूं तो मेरा फोर्स पॉजिटिव जा रहा है। आपको पता ही है कि दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, और ये ग्राफ से दिख रहा है। तो F = k से ग्राफ कभी भी इधर नहीं होगा, ऑप्शन में रह सकता है वो, इधर वाले ही ड्रॉप क्लिक करें। हाँ, ये है ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। दिस इज ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्प्रिंग फोर्स। F = -kx का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्प्रिंग फोर्स।
सर स्प्रिंग कांस्टेंट जो लिया सर वो क्या लिखा है, न्यूटन और न्यूटन मीटर? पर मीटर, ये यूनिट है। ठीक है, हो गया क्लियर। और जो वो है ये रोटेशन स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्या हमारी ये रोटेशन स्क्वायर नहीं आना चाहिए किस यूनिट में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ये यहाँ न्यूटन और मीटर है, न्यूटन पर मीटर। एक्स क्या है? मीटर डिस्प्लेसमेंट। एक्स ऑन द ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आप देखो ये समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारा मेन कंटेंट है उस पे आते हैं। इसका काम पड़ेगा आगे, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो उसके लिए दोबारा मैं काम बताऊंगा, पूछूंगा ये फॉर्मूला के एक्स वाला। ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना काम वो निकालना चाहते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है? माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। ठीक है, अब तो वर्क डन कितना होगा इसके द्वारा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू dx, और सपोज करो x1 से x2 पे जा रही है ऑब्जेक्ट, है ना, x1 से x2 पोजीशन में चली गई ऑब्जेक्ट। यस तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है बस। तो क्या होगा ये? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा? x1 से x2, तो a बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 तो इसको लिख सकते हैं, हमको यही छोड़ दो, आप लेंथ क्या लगाना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है और उसके वर्क डन में हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। कहाँ से कहाँ? तो x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताना, स्प्रिंग फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना है राउंड ट्रिप में। राउंड ट्रिप का मतलब पहले स्प्रिंग को x1 से x2 पे ले गए ब्लॉक को, और फिर x2 से x1 पे ले आए। तो वर्क डन निकालना है राउंड ट्रिप में, टोटल वर्क डन। राउंड ट्रिप मतलब गया हो रहा है, ये हो गया जाने वाला वर्क, लौटने वाला वर्क, x2 से x1 माइनस के एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा वो? माइनस के बाई 2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, W1 प्लस W2 इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इन राउंड ट्रिप कितना हुआ? 0। ये क्लियर हो गया ना? अगर राउंड ट्रिप हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे 0 हो गई, तो फिर पूरा निकालने का फायदा नहीं, निकालने का फायदा है ना, निकालने का फायदा है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, यहाँ तो हर जगह फोर्स बदल रही है ना, हर मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर रहे हैं, पूरे ट्रैवलिंग में हम ऐड कर रहे हैं ना इसको, पूरे जर्नी के वर्क डन को ले रहे हैं, थोड़ी कि वहाँ से वहाँ पहुँच गया तो एक ही बार में पहुँच लग गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पूरे जर्नी के वर्क डन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कई बार राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालेंगे राउंड ट्रिप में तो 0 नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो वर्क डन 0 होना चाहिए, नहीं होता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया? ओके, अच्छा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। अच्छा एक चीज बताओ बेटा कि ये स्टोन है, इसको हमने उठा के यहाँ ले आया,
तो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? मास इसका है 2 किलोग्राम और g लेना है 10 और हमने उठाया इसको 1 किलोमीटर तक। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन लिफ्टिंग इट, गॉट इट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी इन लिफ्टिंग, इन लिफ्टिंग, कितना लिफ्ट में करने में कितना इसका वजन होगा? तो जितना से लिफ्ट किया इनटू जो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 किलोमीटर और फोर्स कितना लग रहा है mg, 2 × 10 और 1 किलोमीटर है तो इसको मीटर बदलेगा ना 1000, ऐसा ही सिस्टम में लिखेंगे सर उसको, जूल में तभी तो आएगा। 2000 वर्क डन का यूनिट जूल होना चाहिए ना हमारा। कितना हो गया ये 20,000 20,000 जूल, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए थे, अब वहां से इसको नीचे ला रहे हैं, यहाँ से फ्रीली छोड़ दिया गिरने के लिए, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन कमिंग दिस फ्रॉम हियर टू हियर? माइनस नहीं, इधर माइनस में आएगा क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी नीचे लग रही थी, हमने ये वाला तो ये नेगेटिव में होना चाहिए। क्यों? जब ये ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं हम, तो हम ना लगा रहे हैं फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे ही लग रही है। हमारे द्वारा वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ग्रेविटी द्वारा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो 180 का एंगल बनेगा 180 का, cos 180 is -1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ दिस। लेकिन जब इस यहां से ये फॉल करेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना? 0 माइनस 20,000 प्लस 20,000 राउंड ट्रिप में। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। सो ग्रेविटी द्वारा वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 हो रहा है। फ्रिक्शन द्वारा फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन द राउंड ट्रिप इज आल्सो 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाएंगे तो आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की गुण होते हैं कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। आपको बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप ये प्रूव करोगे। इन दोनों का रिलेशन आता है। हां, प्रूव करने का आएगा, आ सकता है कि स्प्रिंग फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स, बताऊंगा आगे में, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इनफैक्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है।